हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीडीपी यानी कि बाल विकास व शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2012 में आए हुए थे। इसके पहले मैंने सीटेट 2011 का पेपर भी करा रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ सीटेट 2019 और सीटेट 2011 12 जनवरी 12 नवंबर इन सभी का पेपर जो 2 का सोल्यूशन है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ साथ इसी तरीके से हम जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सीटेट का पेपर होने वाला है आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर बनाइए। जो प्रीवियस ईयर हैं ज़्यादा उनको बनाइए क्योंकि वो रियल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लेवल बहुत ही हार्ड आ रहा है इस समय, इसलिए जो पासिंग परसेंटेज है बहुत ही कम है, इसलिए तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न की के बारे में चिंतित है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। तो देखिए जो वैधता होती है, ये तो पेपर बना रहे हैं तो वैधता तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रश्नों के प्रकार के बारे में करें तो वो भी फिक्स ही रहता है, जैसे ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, कुछ आपका लघु उत्तरी होता है, फिर अति लघु उत्तरी होता है, फिर दीर्घ होता है, तो ये तो पैटर्न पेपर में रहता ही है। विश्वसनीयता और वैधता दोनों लगभग एक चीज ही, मतलब आसपास ही मान के चलिए। वैध मतलब वैलिड होना चाहिए, विश्वसनीय मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। तो जो यहाँ पे शिक्षक टेंशन में, यानी कि शिक्षक जो बोल रहा है ना कि जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है कि नहीं, तो जो उद्देश्य मेन है ना ये आपका है, राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए वो अपने माइंड में इस चीज को सोच रहा है, विशिष्ट मतलब ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि जो पेपर है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल कर रहा है कि नहीं, तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र होता क्या है। तो पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ान नहीं करनी चाहिए। ये तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई, ये तो गलत हो गया। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, नहीं ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, तो आपका ये, इसका ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मतलब नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनकी जैसे कुछ की पॉइंट मिलते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिटन फॉर्म में एक कॉपी बना लीजिए जिसपे आप लिख लीजिए, जैसे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता क्या है, विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं और प्रत्यक्षण जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन है, आकलन बहुत किफायती मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अक्षय ग्रेड मिलने चाहिए। और चौथा है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। वाह परीक्षकों की अपेक्षा, देखिए जो शिक्षक पढ़ा रहा है स्कूल में वो तो अपने बच्चों को ज़्यादा बेटर तरीके से जानता है। जो वाह परीक्षक रहेंगे तो आई थिंक उनको बच्चों को उतना नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक अपने स्कूल में मतलब अपने बच्चों को लेकर जैसे क्लासेस लेता है या जो भी एक्टिविटीज़ कराता है, तो वो बेहतर तरीके से विद्यार्थियों की क्षमताओं को जानता है, तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपका सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इसी सिद्धांत पर होना चाहिए। क्लियर है, मतलब जो चेकिंग होनी चाहिए या जो भी मतलब बच्चों का आकलन होना चाहिए वो विद्यालय शिक्षक के द्वारा ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि विद्यालय में जो बच्चे हैं वो शिक्षक उन बच्चों को अच्छे तरीके से जानते रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, लगभग हर बार सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से आता है व्यक्तिगत भिन्नता से। ठीक है, अतः शिक्षक को मतलब व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा मतलब चाहे
जितने भी बच्चे रहते हैं सबके समझने, सोचने और जो भी उसकी थिंकिंग है वो सब अलग अलग होती है, उसी को बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है, हर बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। पहला ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बच्चे सोचते हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। दूसरा, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना, ये बेस्ट है। और देख लेते हैं तीसरा, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चों को कठोर अनुशासन, वैसे भी पीआरटी की बात हो रही तो बिल्कुल नहीं एकदम, और वैसे किसी में भी नहीं होता कि बच्चों को कठोर अनुशासन बनाया जाए। ठीक है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में जैसे एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शन निकालने की, तो आप निगेटिव आंसर भी ढूंढ सकते हो। जैसे निगेटिव में कौन कौन सा नहीं हो सकता, जैसे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपका कौन सा हो सकता है, सेकंड ऑप्शन ही राइट होगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन एग्जाम में जब फंस जाइएगा तो आप पहले निगेटिव हटा दीजिएगा, जो जो निगेटिव है जो पूछा जा रहा है उससे अलग जो है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल वो नहीं हो सकता, तो उसको हटाने के बाद जो बचता है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि 90% सही होने की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है आनुवंशिक, और तीसरा है नैतिक, और चौथा है शारीरिक। तो देखिए वाइगोत्स्की आ गए, इनसे भी एक क्वेश्चन 100% याद रखिएगा, एकदम पक्का ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या किया था कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक स्तर को ज़्यादा वरीयता दी थी। मतलब वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया था, सामाजिक पर ज़्यादा बल दिया था। और इन्होंने इनके जो सिद्धांत है उसे सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या सामाजिक आ जाए या सामाजिक सांस्कृतिक आ जाए या केवल सांस्कृतिक आ जाए, तो भी आप ऑप्शन इन्हीं सामाजिक सांस्कृतिक वाला ही ढूंढिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? और समीपस्थ विकास का क्षेत्र इन्होंने ही दिया था, वाइगोत्स्की ने ही एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है उसकी भी थ्योरी इन्होंने ही दी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन प्याजे हो गया, इन सब से क्वेश्चन 100%, तब 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। मतलब वो पूछा जा रहा है कि वो किससे प्रभावित है। क्लास में है एक शिक्षिका बोल रही है कि शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य, अलग अलग कार्यों का उपयोग कर रही है। तो वो मतलब कह रहे हैं कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं उनके मतलब कौन से सिद्धांत पर, मतलब कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके सिद्धांत पर वो कार्य कर रही है। पहला है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत पर, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। देखिए वाइगोत्स्की का मैंने बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, देखिए यहाँ पे आ गया। तो अगर कहीं सांस्कृतिक भी दिखे तो भी लगाना है, सामाजिक दिखे तो भी लगाना है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक दिखे तो भी लगाना है। और उसके बाद उसके साथ साथ समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी दिखे तो भी वाइगोत्स्की का ही लगाना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग कार्य किया जा रहा है ये गार्डनर की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा। देखिए ऐसे ऑप्शन आते हैं तो आपको पियाजे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कोहलबर्ग के बारे में भी होना चाहिए, गार्डनर के बारे में भी होना चाहिए, वाइगोत्स्की, मतलब ये 4 थ्योरी आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए। लगभग मैं बता दे रहा हूँ, इन चारों को अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, चारों जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी और क्या क्या इनके बारे में है डिटेल में, तो आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक अच्छे से करिएगा, चारों पॉइंट। ठीक है, जो चारों साइंटिस्ट हैं इनके बारे में जो जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एक शिक्षक अपने पास के कभी एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। मतलब क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को अपने से उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम बनाने के लिए अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री में के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना, और सीखने की तत्परता। तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं सक्रिय भागीदारिता, मतलब सभी बच्चे भागीदारी करके अपना आंसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित, याद रखिएगा शिक्षक से संबंधित अधिगम,
शिक्षक के लिए कौन सा सीखने की बात मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु की प्रवृत्ता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षक है उसे तो आई थिंक विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ विषय वस्तु में प्रवृत्ता, ये भी ऑप्शन सही है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे, देखिए बैठने की व्यवस्था जो है वो बहुत मायने नहीं रखती शिक्षक के संबंधित अधिगम को। मतलब शिक्षक कैसे सीखेगा, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता, ये भी बहुत जरूरी नहीं, उसको यहाँ पे उसके नॉलेज की बात की जा रही है, मतलब उससे रिलेटेड कौन सा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, फोर्थ और फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए जब टीचर विषय वस्तु जो भी पढ़ा रहा है उसमें अगर वो प्रवीण है यानी कि सक्षम है, तो वो मतलब क्लास में सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा सकता है कि बच्चों को अच्छे से सिखाएगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यहाँ पे लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, लड़कियों को वरीयता दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा उसे क्या बोला जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह बोला जाता है। यानी कि आप लिंग देख करके, यानी कि लड़का है या लड़की है, उसे देख करके आप बच्चों को मतलब वरीयता दे रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा हम प्रेफरेंस दें या लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति है, विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। और तीसरा है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। और चौथा है बीज की वृद्धि के लिए चित्र दिखाना। तो बीजों का अंकुरण यानी कि अगर कोई बीज आप बो रहे हैं तो वो जो उगता है मिट्टी में, इस तरीके से मिट्टी से जो शुरू में उगता नहीं है, तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि शिक्षण को संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति, मतलब बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं तो किस तरीके से आप सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो विस्तृत व्याख्या करना ठीक है, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है कि सबसे अच्छे तरीका कौन सा है, ठीक है। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन सेकेंड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद ही बीज बो रहा है, और अगर कोई बच्चा बीज बो रहा है और उसके अंकुरण को देख रहा है कि कैसे मतलब जमना जिसे बोलते हैं कि ये प्लांट मतलब बीज बोया कोई जम रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं बीजों का अंकुरण, ठीक है। तो बच्चा अगर प्रैक्टिकल करके खुद सीख रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, बताने से अच्छा है कि वो प्रैक्टिकल करके सीख रहा है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य, बहुत ही ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जब बच्चा फेल होता है तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए या अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं होगा, यही दो में से ऑप्शन लगा देंगे। तो ये दोनों ही गलत हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, याद रखिएगा। कोई भी बच्चा जब आता है स्कूल में तो वो पढ़ने के लिए सक्षम माना जाता है, याद रखिएगा। जो हमारी पॉलिसी बनी है उसमें ही ये बताया गया है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। सभी बच्चे जब आते हैं स्कूल में, पहली बार आते हैं बिना क्लास लिए, तब भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीख करके आते हैं और पढ़ने के लिए योग्य होते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, व्यवस्था फेल हुई है, मतलब वहाँ के मैनेजमेंट टीचर बच्चे को अच्छे से सिखा नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, और तीसरा है रटने को प्रोत्साहित करके और प्रशिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो यहाँ पे शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। रटने से संबंधित याद रखिएगा, एनसीएफ में हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल एनसीएफ 2005 में रटने के लिए बिल्कुल मना किया गया, तो ये तो बिल्कुल काट दीजिएगा, पहले ही नेगेटिव आंसर हो जाएगा। फिर आगे है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा परिणाम हो जाए, मतलब जो परिणाम आ रहा है बस उसी को देखना है। शिक्षण के अधिगम पर बल देने का परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, और दो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गए, प्रशिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो दोनों यहाँ पे ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मुझे लग रहा है वो आपका हो जाएगा, बच्चों को देखिए प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आ गया समावेशी शिक्षा। बहुत ही यहाँ से ये तो फिक्स है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों के शिक्षकों को सम्मिलित करने से कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। तीसरा है दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और चौथा है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, जो समावेशी शिक्षा होता है कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है। विविधता का मतलब, समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है, वो चाहे किसी भी डिसेबिलिटी हो, यानी कि जैसे सुनने में संबंधित समस्या हो, लिखने में या फिर बोलने में या सुनने में, जो भी मतलब समस्या हो, या फिर अच्छा मतलब कोई भी नॉर्मल बच्चा हो जिसमें कोई दिक्कत ना हो, तो सभी बच्चों को एक साथ हमें पढ़ाना है। तो ये बोलता है समावेशी शिक्षा। तो इसीलिए बोल रहा है कि विविधता का उत्सव मनाती है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? निबंधात्मक प्रश्न, निबंध में तो ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये भी आपका लघुत्तरी मतलब लिखने वाला होता है, ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य या असत्य। तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न में ये भी आपका लगभग रॉन्ग ही हो जाएगा। सत्य असत्य में आप डायरेक्ट बोलते हो ना कि सत्य है या असत्य है, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका मुक्त जो निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा सत्य या असत्य, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ आप एक वर्ड बोल सकते हो, या तो सत्य है या असत्य है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, तो बिल्कुल गलत है ये तो। परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ये भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, थोड़ा सा बेटर है। लेकिन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा कौन सी है? समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो समय सारणी और बैठने, समय सारणी ये थोड़ा सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आपका। बार बार मैंने कहा बहुत एग्जाम लेने का भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता यहाँ पे। जैसे जो भी मैनेजमेंट है वो जो भी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है उसके लचीलेपन की वजह से, मतलब निम्नलिखित में से पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो इसमें प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन बात यह है कि जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे मैनेजमेंट कर लेना बच्चों के अनुसार, तो ये इसलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जीन पियाजे। देखिए आ गया है, मैंने कहा था जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब ऐसे हैं, इनका एक क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। मतलब अगर इनको 3-4 कर लोगे तो 5 नंबर तक आपका क्लियर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? पहला है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और सामाजिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो याद रखिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था यानी इंद्रिय गामक जो होती है वो 0 से 2 वर्ष वाली होती है। उस समय बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। अगर उसे प्यास लगती है या दूध पीना है तो क्या करना स्टार्ट कर देता है? रोना स्टार्ट कर देता है। या जो भी उसे प्रॉब्लम होगी तो बोल तो सकता नहीं है, अपनी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा ही वो रिप्रेजेंट करता है कि ये मुझे क्या दिक्कत है या भूख लगी है या जो भी एक्टिविटी है। क्लियर है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया, देखिए कोहलबर्ग का भी एक क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम रुकेंगे ही नहीं। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऐसा तो नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तो देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कड़ा के बारे में बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो यहाँ पे ये नैतिक नहीं, ये नैतिक है। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर, ठीक है, ये नैतिक है। तो 17 का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो यहाँ पे बच्चों को एक साथ मिलाने का, छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया करने का प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका मेन मोटिव ये है कि वह पढ़ने के साथ साथ सामाजिक कौशल भी सीख सकें। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दिया गया जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला प्रवेश, अब देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन। जब बच्चा, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि बच्चा मतलब इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे अब आया है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आए हैं सीटेट में, पहले भी एक क्वेश्चन और है। अगर ये बोल दिया जाए कि जब एक बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, और अगर यहाँ पे बोला गया है कि निर्योग्य बच्चा, तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आप गलत कर दोगे इस चीज को, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला गया है, मैं दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, मतलब निर्योग्य है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए और उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, और सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे निर्योग्य बच्चा है ना, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा कि बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार, बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उन्हें विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। मतलब बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है, इस बेसिस पर टीचर को बताना चाहिए कि आप विशेष विद्यालय में भेजिए। जब बच्चा निर्योग्य है तो यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, जब एक बच्चा पहली बार, निर्योग हटा दिया जाए, तब आपको उसी स्कूल में पढ़ाना है, फिर आप बच्चे को विशेष विद्यालय में भेजने की अनुमति नहीं देंगे, याद रखिएगा। अगर ये निर्योग हट गया तब आपको क्या करना है कि उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना, ये भी गलत है। और सहकारी योजना विकसित बच्चे के माता पिता के साथ, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिर सभी बच्चों के एक साथ ही, मतलब जैसे नॉर्मल क्लास चल रही है उन्हीं बच्चों के साथ ही आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर करके दे दिया जाता है और बच्चे वहाँ पे अभ्यर्थी फंस जाते हैं, ठीक है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। जैसे बच्चे गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो सीख नहीं रहे हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो गलती करती हैं, वो चार ऑप्शन दिए गए। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड। देख रहे हैं एकदम, जो पहली बार सीटेट का पेपर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि क्या दें इसमें आंसर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती है, वे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बताती हैं त्रुटियां, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं बच्चे को सीखने के लिए, ये भी कभी कभी ऑप्शन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है समस्या के प्रति जागरूकता जो होती है, ये होती है समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व जो होता है उसमें मैंने बताया है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही इफेक्ट करते हैं, 50-50 लगभग मान के चलिए। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन है ये, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लग रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की जरूरत इसीलिए होनी चाहिए कि बच्चे की जो विकास दर होती है सबकी अलग अलग होती है, इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो आई थिंक मुझे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन ऑप्शन और दिए हैं, ये भी देख लेते हैं। विद्यार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, ऐसा भी नहीं बताया गया है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो 24 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। अनुभविक जो है सीखने का क्षेत्र है, ठीक है, अनुभविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ये भी गलत है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी निगेटिव में दोनों बोला गया था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब बच्चा उब रहा है तो यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। क्लियर है, जिससे वो उब जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है, अपने से तो कुछ लगा नहीं सकते वहाँ पे। जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपको चूज करना है, ठीक है।
शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य, सामाजिकरण का भी एक क्वेश्चन आता है। सामाजिक मापदंडों का सदैव पालन करना, ऐसा नहीं है, आप समाज में कुछ कुरीतियां हैं तो वो भी पालन करना जरूरी नहीं है। अपने सामाजिक मापदंड बनाना, ऐसा गलत है। अपने तरीके से कुछ भी बना लेना, ये भी गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये बेटर है थोड़ा सा। समाज में बड़ों का सम्मान करना सही है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दिया है सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन। तो देखिए जो अनुकूलन और समायोजन है ना, तो उसमें ये आंसर मिक्स हो जा रहा है। जो थर्ड वाला आंसर है इसी आ जाएगा, सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन। अनुकूलन का मतलब समाज में जिस तरीके से एक्टिविटी चल रही है, बड़ों का सम्मान करना, लोगों से अच्छे से बात करना, और समाज में किस तरीके से रहना, ये सारी चीज़ें, बड़ों का सम्मान करना, ये सब इसी में आ जाएगा, अनुकूलन और समायोजन में। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है तो फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। सभी विकास दर समान नहीं होती। तो यहाँ पे 27 का जो राइट आंसर होगा, मुझे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे बोला गया विकास का सिद्धांत है, हाँ तो यहाँ पे देखिए पहला तो रॉन्ग हो गया, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये तो आपका सही है क्योंकि सब में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलती रहती है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो ये इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है, पहला है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है संज्ञात्मक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 29 देखेंगे। एक शिक्षिका पाठ्यपुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है। ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 29 फर्स्ट हो जाएगा, वो ज्ञान के निर्माण का यह उपागम आधारित है, किस पे? ज्ञान के निर्माण पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का कारण रोता किस कारण से रोता है? वियोग दुविधा, सामाजिक दुविधा, संवेगात्मक दुविधा, अजनबी दुविधा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले आंसर हैं सभी, तो बहुत ही अलर्ट होकर आंसर देना। तो देखिए जब जैसे उसकी माँ है कोई, वो अपने बच्चे को मतलब दादी को दे रही है, यानी दादी ले रही है बच्चे को, तो बच्चा रोने लगता है। तो वो किस टाइप की जो दुश्चिंता होती है, दुश्चिंता जिसे बोलते हैं, वो होती है आपकी संवेगात्मक, यानी कि बच्चा रो रहा है तो ये संवेगात्मक में, या फिर अलग हो रहा है, माँ से बिछड़ रहा है, तो ये एक संवेग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पैटर्न थोड़ा सा लगभग यही रहने वाला है, सीटेट में इसी तरीके से आता है, लेकिन मान के चलिए कि पेपर थोड़ा सा टफ आ रहा है। थोड़ा समझ के अगर आप करोगे, पहले देखिए जो लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर या बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो सक्सेसफुल तो होंगे, लेकिन उतना अच्छा मतलब आप पासिंग की तरफ जा रहे हैं, आप फंस भी सकते हो सकता है इतने मार्क्स आए कि आप 2-4 नंबर से फेल हो जाओ। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर रहे हैं, बुक से, जैसे मैंने थ्योरी बताई कोहलबर्ग की, वाइगोत्स्की की, जिन प्याजे हो गया, फिर गार्डनर हो गए, इस मतलब जो भी है इन सबको पढ़िए। समावेशी शिक्षा हो गया, फिर उसके बाद लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्वेश्चन, ये सब ऐसे हैं। फिर आपका मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया, फिर उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, फिर उसके एनसीएफ हो गया, फिर उसके बाद आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई। ये सब चीज़ें टॉपिक करिए एकदम 100%। इनसे 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, कहीं जाएंगे ही नहीं, आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट करिए, फिर आप पेपर क्वेश्चन अपना बनाइए। ठीक है, ये टॉपिक अपना अच्छे से तैयार करिए, इनसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, जो टॉपिक मैं बता रहा था उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया कि 2011 और पेपर 2 के लिए भी क्लासेस
जो भी मैंने कंप्लीट की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा वंस अगेन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।